Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to EduQuest Vision. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 4 विच इज सोशियोलॉजी एज साइंस. तो चलें शुरू करते हैं. टॉपिक 18, व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? साइंस इज बेस्ड अपॉन वेरीफाइबल एविडेंस. साइंस का दारोमदार ऐसे सबूतों पर होता है जो वेरीफाई किए जा सकते हैं. By evidence, we mean factual observations. Other observers can see, weight, count, and check for accuracy. Evidence से हमारा मतलब है वो factual observations यानी हकीकी मुशाहिदात जो दूसरे observers देख सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं और accuracy यानी दुरुस्तगी की जांच कर सकते हैं. Scientific observation is not the same as just looking at things. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी साइंसी मुशाहिदा बस चीज़ों को देखने के बराबर नहीं होता. We have all been looking at things all our lives, but this doesn't make us scientific observers any more than a lifetime of swearing flies makes us entomologists. हम सब अपनी सारी जिंदगी चीज़ों को देखते रहे हैं, लेकिन इससे हम साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स नहीं बन जाते. जैसे कि मक्खियाँ मारने से हम एंटोमोलॉजिस्ट नहीं बन जाते. एंटोमोलॉजिस्ट यानी जो इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं. Science constitute observations which differs from ordinary observations in following ways. साइंस में ऑब्जर्वेशन का तरीका आम ऑब्जर्वेशन से मुख्तलिफ होता है. ये फ़र्क कुछ इस तरह से है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेट मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी साइंसी मुशाहिदा हमेशा एक्यूरेट यानी दुरुस्त होता है. Scientific observation tries to make sure that things are exactly as described and avoids jumping to conclusions. Scientific observation इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करती है कि चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हों जैसे बयान की गई हैं और फौरन नतीजे पर नहीं पहुंचती. Novelists may fantasize and politicians may exaggerate, but the scientists must try to be accurate. Novelist यानी नॉवल निगार फैंटेसाइज यानी तसव्वुर कर सकते हैं और सियासतदान मुबालगा आराई कर सकते हैं, लेकिन एक साइंसदान को दुरुस्त होने की कोशिश करनी चाहिए. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज प्रिसाइज यानी एन मुताबिक होती है. प्रिसिशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ मेजरमेंट. प्रिसिशन यानी दुरुस्तगी का मतलब है कि मेजरमेंट यानी पैमाइश का दर्जा कितना है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक. साइंसी मुशाहिदा मुनज़्ज़म होता है. Unless observations are collected in an organized, systematic program, they turn out to be spotty and incomplete. जब तक ऑब्जर्वेशन को एक मुनज़्ज़म दर्जा बदर्जा तरीके से जमा नहीं किया जाता, वो इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल और स्पॉटी यानी दागदार निकलते हैं. Scientific observation in objective means scientific observation is unaffected by the observer's own beliefs, preference, wishes or values. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव यानी गैर जानिबदार होती है. इसका मतलब है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर यानी मुशाहिदा करने वाले के अपने बिलीफ्स यानी अकायद, प्रेफरेंसेस यानी तरजीहात, विशेस यानी ख्वाहिशात या वैल्यूज़ यानी इक़दार से मुतासिर नहीं होती. In other words, objectivity means to see and accept facts as they are, not as one might wish them to be. दूसरे लफ्ज़ों में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हकीकत को वैसे ही देखना और कबूल करना जैसे वो है, न कि जैसे कोई चाहता है कि वो हो. द गोल्स ऑफ साइंस यानी साइंस के मकासद. The first goal of each science is to explain why something happens. हर तरह की साइंस का पहला मकसद है कि ये वाज़े करे कि कोई चीज़ क्यों कर होती है. The second goal is to generalize, that is, to go beyond the individual case and make statements that apply to a broader group or situation. दूसरा गोल ये है कि जनरलाइज यानी उसे आम करे, यानी एक इनफरादी मामले से आगे जाए और ऐसे जवाबात दे जो कि एक वसीतर ग्रुप या सूरत हाल पर लागू हो सके. For example, a sociologist wants to explain not only why Mary went to college or became an armed robber, but also why people with her characteristics are more likely than others to go to college or to become armed robbers.
मिसाल के तौर पर एक सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ ये नहीं समझना चाहता कि मैरी क्यों कॉलेज गई या एक आर्म रॉबर यानी मुसल्ला डाकू बनी, बल्कि ये भी समझना चाहता है कि उस जैसी खुसूसियात के हामिल लोग दूसरों के मुकाबले में कॉलेज जाने या आर्म रॉबर बनने के ज़्यादा इम्कान रखते हैं। To achieve generalizations, sociologists look for patterns, recurring characteristics, or events. जनरलाइजेशन यानी आम तस्वुर हासिल करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट नमूनों को, बार बार आने वाली खसूसियात को और वाक़यात को तलाश करते हैं। The third scientific goal is to predict, to specify in the light of current knowledge what will happen in the future. तीसरा साइंसी मकसद पेशन गोई करना है, यानी मौजूदा इल्म की रोशनी में ये वाज़े करे कि मुस्तकबिल में क्या होगा। To attain these goals, scientists do not rely on magic, superstition, or common beliefs, but instead they do systematic research. इन मकासद को हासिल करने के लिए साइंसदान जादू, सुपरस्टिशन यानी तोहम परस्ती या आम अकायद पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि वो सिस्टमैटिक रिसर्च यानी एक मुनज़्ज़म तहकीक करते हैं। They explain exactly how they did their research so it can be reviewed by others. वो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च कैसे की ताकि दूसरे लोग भी उसका जायज़ा ले सकें। Secrecy, prejudice, and other biases go against the grain of science. Secrecy यानी राजदारी, prejudice यानी तासुब और दीगर तासुबात साइंस के खिलाफ हैं। Sociologists and other scientists also move beyond common sense, prevailing ideas in a society, the things that everyone knows are true. Sociologists और दूसरे साइंटिस्ट आम फहम से, माशरे में राइज ख्यालात से और वो चीज़ें जो हर कोई समझता है कि सच हैं, उन सबसे आगे बढ़कर सोचते हैं। Everyone can be misguided today, just as everyone was wrong when common sense dictated that the world was flat, or that no human could ever walk on the moon. आजकल हर कोई गुमराह हो सकता है, जैसे पहले हर एक गलत था जब कॉमन सेंस ये कहता था कि दुनिया फ्लैट यानी चपटी है, या ये कि कोई इंसान कभी चांद पर नहीं चल सकता। As sociologists do their research, their findings may confirm or contradict common sense notions about social life. जब सोशियोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं तो उनकी फाइंडिंग्स यानी नताइज समाजी ज़िंदगी के आम फहम तस्वुर की तस्दीक या तरदीद करते हैं। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, सोशियोलॉजी एक साइंस के तौर पर। साइंस में भी डिफाइंड इन एट लीस्ट टू वेज। साइंस को कम से कम दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। साइंस इज अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज which has been secured through scientific investigation. साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड यानी मुनज़्ज़म और वेरीफाइड यानी तस्दीकशुदा मालूमात का जिस्म है जो साइंसी तहकीकात के ज़रिए हासिल किया गया है। A science is a method of study whereby a body of organized verified knowledge is discovered. साइंस मुताले का एक तरीका है जिसमें एक मुनज़्ज़म और तस्दीकशुदा मालूमात का एक जिस्म दरियाफ्त होता है। These are of course two ways of saying much the same thing. यकीनन ये एक ही बात कहने के दो तरीके हैं। If the first definition is accepted, then sociology is a science to the extent that it develops a body of organized verified knowledge which is based on scientific investigation. अगर पहली डेफिनेशन को माना जाए तो सोशियोलॉजी एक साइंस है उस हद तक कि ये तैयार करती है एक मुनज़्ज़म तस्दीकशुदा इल्म को, to the extent that sociology forsakes myth, folklore, and wishful thinking and bases its conclusion on scientific evidence, it is a science. इस हद तक कि सोशियोलॉजी मिथ्स यानी अफसानों, folklore यानी दास्तानों और विशफुल थिंकिंग यानी ख्वाहिशमंदाना सोच को तर्क कर देती है और अपने नताइज को साइंटिफिक एविडेंस पर अखज़ करती है, तो ये एक साइंस है। If science is defined as a method of study, chapter then sociology is a science to the extent that it uses scientific method of study. अगर साइंस को एक मेथड ऑफ स्टडी यानी मुताले का तरीके के तौर पर माना जाए, अगर साइंस को एक मेथड ऑफ स्टडी यानी मुताले के तरीके के तौर पर माना जाए,
तो सोशियोलॉजी उस हद तक एक साइंस है, ये मुताले के लिए साइंसी तरीके का इस्तेमाल करती है। All natural phenomena can be studied scientifically if one is willing to use scientific methods. हर किस्म के नेचुरल फिनोमिना को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सकता है अगर कोई साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करने को तैयार हो। Any kind of behavior, whether of atoms, animals, and adolescents, is a proper field for scientific study. हर किस्म का रवैया, चाहे एटम्स का हो, जानवर का हो या एडोलेसेंस यानी नौउम्र बच्चे का, एक मुनासिब शोबा है साइंसी मुताले के लिए। During human history, few of our actions have been based on verified knowledge. For people through the ages have been guided mainly by folklore, habit, and guesswork. इंसानी तारीख के दौरान हमारे चंद आमाल तस्दीक शुदा इल्म पर मबनी होते थे, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर वक्त रिवायात, आदात और अंदाजे के ज़रिए गाइड किया जाता था। Until a few centuries ago, very few people accepted the idea that we should find out about the natural world by systematic observation of the natural world itself, rather than by consulting oracles, ancestors, and intuition. चंद सदियों पहले तक बहुत कम लोगों ने इस ख्याल को कबूल किया कि हमें खुद कुदरती दुनिया के मुनज़्ज़म मुशाहिदे से मालूमात लेनी चाहिए, बजाय गैबी आवाज़, आबा व अजदाद और इल्हाम से मशवरा लेने के। This new idea created the modern world. इस नए ख्याल ने मॉडर्न वर्ल्ड यानी जदीद दुनिया को तख्लीक किया। A few decades ago, we began acting on the assumptions that this same approach might also give useful knowledge about human social life. चंद दहाइयाँ पहले हमने इस मफरूज़े पर अमल करना शुरू किया कि यही नुक्ता नज़र इंसानी सोशल लाइफ के बारे में भी मुफीद इल्म दे सकता है। Topic 19. Theory building process, inductive versus deductive. Inductive process यानी दिलकश अमल। Inductive logical thought is reasoning that transforms specific observations into general theory. Inductive logical thought यानी दिलकश मंतकी सोच ऐसी दलील है जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस यानी मखसूस मुशाहिदात को जनरल थ्योरी यानी अमूमी नज़रिए में तब्दील करती है। In this mode, a researcher's thinking runs from the specific to the general and goes something like this. I have some interesting data here. I wonder what they mean. इस मोड में रिसर्चर यानी मुहक्किक का सोचने का तरीका स्पेसिफिक यानी मखसूस से जनरल यानी आम की तरफ जाता है और कुछ इस तरह होता है। मेरे पास कुछ दिलचस्प डेटा है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसकी मिसाल ये है कि अगर हम देखते हैं कि आम तौर पर जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अच्छी ग्रेड्स हासिल करते हैं, तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मेहनत अच्छी ग्रेड्स का सबब बनती है। डिडक्टिव प्रोसेस यानी कटौती का अमल। A second type of logical thought moves downward in the opposite direction. दूसरी किस्म के लॉजिकल थॉट यानी मंतकी सोच नीचे की तरफ जाता है यानी मुखालिफ सिमत में। Deductive logical thought is reasoning that transforms general theory into specific hypothesis suitable for testing. Deductive logical thought ऐसी दलील है जो जनरल थ्योरी यानी अमूमी नज़रिए को स्पेसिफिक हाइपोथेसिस यानी मखसूस मफरूज़े में तब्दील करती है जो टेस्ट करने के लिए मौजू होते हैं। The researcher's thinking runs from the general to the specific. I have this hunch from human behavior. Let's collect some data and put it to the test. रिसर्चर्स के सोचने का तरीका जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। इट इज़ लाइक मुझे इंसानी रवैये के बारे में एक आइडिया है, चलो कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। Working deductively, the researchers first states the theory in the form of a hypothesis and then selects a method by which to test it. Deductively काम करते हुए रिसर्चर्स सबसे पहले थ्योरी को
एक हाइपोथेसिस की शक्ल में बयान करता है और फिर एक मेथड सेलेक्ट करता है जिससे उसे टेस्ट किया जा सके। इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि अगर कानून ये है कि सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा करनी है और अहमद एक स्टूडेंट है, तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि अहमद को भी असाइनमेंट जमा करनी होगी। To the extent that the data support the hypothesis, a researcher concludes that the theory is correct. On the other hand, data that refute the hypothesis suggests that the theory needs to be revised or perhaps rejected entirely. जितना डाटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे, रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचता है कि थ्योरी ठीक है। दूसरी तरफ अगर डाटा हाइपोथेसिस को गलत साबित करे, इसका मतलब है कि थ्योरी को दोबारा देखना या बिल्कुल रिजेक्ट करना होगा। Just as researchers often employ several methods over the course of one study, they typically use both kinds of logical thought. जैसे कि रिसर्चर्स अक्सर एक स्टडी के दौरान कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों किस्म के लॉजिकल थॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक 20 कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्सेप्ट्स यानी तसव्वुरात एंड वेरिएबल्स यानी तगय्युरात। कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी। कॉन्सेप्ट्स यानी तसव्वुरात नज़रिए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। A theoretical concept is an idea we can express as a symbol or in words. एक theoretical concept यानी नज़रियाती तसव्वुर एक ऐसा ख्याल है हम जिसे बतौर अलामत या अल्फाज में बयान कर सकते हैं। We often express theoretical concepts in natural science and mathematics in symbolic forms, such as Greek letters or as formulas. For example, S is equals to D upon T. हम अक्सर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स में सिंबॉलिक फॉर्म्स में बयान करते हैं, जैसे कि ग्रीक लेटर्स या फॉर्मूलाज में। Let us look at a simple example concept with which you are already familiar, and that is height. आइए एक सादा मिसाल देखते हैं जिससे आप वाकिफ हैं, और वो है height यानी ऊंचाई। You can say the word height or write it as a symbol H. The combination of letters in the word or its sound symbolizes or stands for an idea in your head. आप लफ्ज़ हाइट कह सकते हैं या इसे एक सिंबल H में लिख सकते हैं। लफ्ज़ों का ये कॉम्बिनेशन या इसकी आवाज़ आपके दिमाग में एक ख्याल को उजागर करता है। Concepts exist outside of social science theory. Concepts social science theory के बाहर भी मौजूद हैं। They are everywhere and we use them all the time. ये हर जगह मौजूद हैं और हम इनका इस्तेमाल हमेशा करते हैं। Height is a simple concept from everyday life, but what does it mean? Height एक simple concept है रोजमर्रा जिंदगी का, लेकिन इसका मतलब क्या है? We may find it easy to use the concept height, but difficult to define or describe the concept itself. हम कॉन्सेप्ट हाइट का इस्तेमाल तो आसानी से करते हैं, लेकिन इसकी वजाहत या बयान करना मुश्किल हो सकता है। This is often the case. We may use concepts but find it difficult to think through their full meaning and give them good definitions. अक्सर ऐसा होता है हम कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इनका पूरा मतलब समझना और अच्छी डेफिनेशंस यानी तारीफें देना मुश्किल होता है। The concept height is an abstract idea about a physical relationship. Height एक abstract idea यानी पेचीदा ख्याल के तौर पर। Concept height एक abstract idea है जो कि एक physical relationship यानी जिस्मानी ताल्लुक के बारे में है।
As a characteristics of a physical object, it indicates the distance from top to bottom. ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी जिस्मानी शय की एक खासियत है जो ऊपर से नीचे तक का फासला जाहिर करती है. We typically define concepts both by using other concepts and with examples. हम अक्सर कॉन्सेप्ट्स को दूसरे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके और एग्जाम्पल के जरिए डिफाइन करते हैं. We can define height by using the concepts of top, bottom, and distance and can illustrate it with numerous examples in the physical world. हम ऊंचाई को ऊपर, नीचे और फासले के तस्वुर का इस्तेमाल करके वाज़ेह कर सकते हैं और जिस्मानी दुनिया की बहुत सी मिसालों से इसकी वजाहत कर सकते हैं. Concepts have two parts. Concepts यानी तस्वुरात के दो हिस्से होते हैं. A symbol, a word, term or written character and a definition. एक अलामत यानी एक लफ्ज़, इस्तिलाह या लिखा हुआ कैरेक्टर और एक definition यानी तारीफ. We learn definitions in many ways. हम definitions को मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं. We probably learn the word height and the idea it represents or its definition from our parents. हमने शायद लफ्ज़ हाइट और जो ख्याल वो पेश करता है या इसकी डेफिनेशन को अपने वालिदैन से सीखा. We learn many concepts as we learn to speak and learn to be socialized to a culture. हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को तब सीखते हैं जब हम बोलना सीखते हैं और एक सकाफत में घुल मिल जाते हैं. Our parents probably did not give us a dictionary definition. हमारे वालिदैन ने शायद हमें डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं दी. Instead, they taught us through a diffuse, non-verbal, informal process. इसके बजाय उन्होंने हमें एक डिफ्यूज यानी फैला हुआ, नॉन-वर्बल यानी गैर ज़बानी, इनफॉर्मल प्रोसेस यानी रस्मी अमल के ज़रिए सिखाया. They showed us many examples we observed and listened to others use the word. उन्होंने हमें बहुत सी मिसालें दिखाईं और हमने देखा और सुना कि दूसरे लोग कैसे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं. We used the word incorrectly and got confused looks or someone corrected us. हमने लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल किया और उलझन में पड़ गए या किसी ने हमें करेक्ट किया. We used it correctly and others understood us. जब हमने लफ्ज़ को ठीक इस्तेमाल किया तो दूसरों ने हमें समझा. Eventually, we mastered the concept. आखिरकार हमने कॉन्सेप्ट को महारत से समझ लिया. This is how we learn most concepts in everyday language. इस तरह हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं रोज़मर्रा की ज़बान में. Had our parents isolated us from television and other people and then taught us that the word for the idea of distance from top to bottom was zodiac, we would have had difficulty communicating with others. अगर हमारे वालिदैन ने हमें टीवी और दूसरे लोगों से अलग रखा होता और फिर हमें सिखाया होता कि ऊपर से नीचे तक का फासला ज़ोडिक कहलाता है, तो इस लफ्ज़ के साथ हमें दूसरों से बातचीत करने में मुश्किल होती क्योंकि ऊपर से नीचे तक के फासले को लोग हाइट यानी ऊंचाई से जानते हैं. To be of value, people must share the symbols, terms or concepts and their definitions with others. किसी चीज़ की अहमियत तभी होती है जब लोग कॉन्सेप्ट्स के सिंबल्स या टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं. Most of the concepts we use in everyday life have vague and unclear definitions. अक्सर रोज़ाना ज़िंदगी में जो कॉन्सेप्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी डेफिनेशंस वेग यानी मुबहम और अनक्लियर यानी गैर वाज़ेह होती हैं. Likewise, the values and experiences of people in a specific culture can influence or limit everyday concepts. इसी तरह किसी ख़ास कल्चर यानी सकाफ़त के इक़्तिदार और तजर्बात रोज़मर्रा के तसव्वुरात को मुतासिर या महदूद कर सकते हैं. Pre-industrial people in a remote area without electricity who never used a telephone have trouble understanding the concept of a computer or the internet. सन्नती दौर से पहले के लोग
एक दूर दराज इलाके में बिजली के बिना रहते हैं, जिन्होंने कभी टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए कंप्यूटर या इंटरनेट के तस्वुर को समझना मुश्किल है। Also, some everyday concepts like evil spirits, demons have roots in misconceptions, ancient myth और folklore. कुछ रोज़मर्रा के तस्वुरात यानी बुरी रूहें शैतान की जड़ें गलतफहमियों, कदीम अफसानों या दस्तानों में होती हैं। Everyday concepts and those used in social science differ, but the difference is not rigid or sharp. रोज़मर्रा के और सोशल साइंस के तस्वुरात में फ़र्क होता है, लेकिन ये फ़र्क हमेशा सख्त या वाज़ेह नहीं होता। Some social science concepts first developed in research studies with precise technical definitions and have diffused into the larger culture and language. कुछ सोशल साइंस के तस्वुरात जो पहले तहकीकी मुतालियात में दुरुस्त तकनीकी तारीफ़ों के साथ तैयार हुए, वो बड़ी सकाफ़त और ज़बान में फैल चुके हैं। Over time, they have become less precise or developed an altered meaning. वक्त के साथ वो कम दुरुस्त हो गए या इनका मतलब बदल गया। Concepts such as sexism, lifestyle, peer group, urban sprawl, and social class started as technical concepts in a social theory. Topic 21: Causation versus correlation. Causation means wajah and correlation means rabt. While linking variables, sociologists should be careful not to confuse correlation when two variables that are related in such a way that a change in one is accompanied by a change in the other with causation, when a change in one variable creates a change in another variable. Sociologists को मोहतात रहना चाहिए कि वो correlation यानी दो वेरिएबल्स एक साथ चेंज होते हैं और कॉजेशन यानी जब एक वेरिएबल में तब्दीली दूसरे वेरिएबल में तब्दीली का सबब बनती है, इन दोनों को एक दूसरे से ना उलझाएं। To establish causation, the two variables must be related, the cause must precede the effect, and the relationship between the two variables must persist when all other relevant variables are controlled. Causation को कायम करने के लिए तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, दोनों वेरिएबल्स यानी तगय्युरात का एक दूसरे से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। नंबर 2, वजह असर से पहले आनी चाहिए। नंबर 3, जब तमाम दूसरे रेलेवेंट फैक्टर्स यानी मुतालिका अवामिल कंट्रोल किए जाएं, तब भी ताल्लुक़ बरकरार रहना चाहिए। Sometimes an apparent relationship between two variables is meaningless. We call this type of relationship spurious. बाज़ औक़ात दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ज़ाहिरी ताल्लुक़ बेमानी होता है, इसको स्प्यूरियस रिलेशनशिप कहते हैं। स्प्यूरियस रिलेशनशिप यानी जाली ताल्लुकात। For example, it could be demonstrated that the deadline for filing income taxes approaches. The sale of swimsuits increases despite the strong statistical correlation between the two. It would be ridiculous to assume that filing income taxes causes people to want to wear swimsuits. मिसाल के तौर पर टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख और स्विमसूट की फ़रोख्त के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो सकती है, लेकिन यह गलत होगा अगर हम ये समझें कि टैक्स जमा करने से लोग स्विमसूट्स खरीदते हैं। असल वजह यह है कि टैक्स सीज़न और समर क्लोथिंग का आगाज़ एक साथ होता है। A much more likely explanation is that because the tax filing deadline falls on April 15, about the same time summer clothing debuts in department stores, people begin to anticipate the oncoming swimming season. असल वजह यह है कि टैक्स सीज़न और समर क्लोथिंग का आगाज़ एक साथ होता है, यानी टैक्स फाइलिंग डेडलाइन अप्रैल 15 होती है जो कि समर का स्टार्ट होता है, तो इस वजह से टैक्स फाइलिंग डेडलाइन और स्विमसूट परचेज में एक कोरिलेशन दिखाई देता है। सोशियोलॉजिस्ट आम तौर पर मंजूर शुदा जाली ताल्लुकात को चैलेंज करते हैं। Can you think of examples of spurious relationships that are commonly accepted and may go unchallenged? क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कुछ मिसालें spurious relationship यानी जाली ताल्लुकात की that are commonly accepted
जो कि आमतौर पर कबूल की जाती हैं एंड मे गो अनचैलेंज्ड, और इन्हें चैलेंज भी नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, डज वॉचिंग वायलेंस ऑन टेलीविजन लेड टू एन एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर? मिसाल के तौर पर, क्या वायलेंट यानी पुरतशद्दुद टेलीविजन देखना लोगों में एग्रेसिव बिहेवियर यानी जारहाना रवैये का सबब बनता है? डज कैपिटल पनिशमेंट डेटर क्राइम? क्या कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत जुर्म को रोक सकती है? टॉपिक 22, इज सोशियोलॉजी अ साइंस? क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है? सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी सोशल फिनोमेना। सोशियोलॉजी सोशल फिनोमेना का मुतालिया करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करती है। इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस एंड थ्योरी बिल्डिंग टू अंडरस्टैंड द सोशल वर्ल्ड। ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी तजर्बाती मुशाहिदे, डेटा एनालिसिस यानी डेटा का तज्जिया, और थ्योरी बिल्डिंग यानी नज़रिए की तामीर पर इन्हिसार करती है ताकि सोशल वर्ल्ड को समझ सके। It aims to develop testable and falsifiable explanations of social phenomena. सोशियोलॉजी का मकसद ये है कि ऐसी वजाहतें तैयार करे जिसकी जांच हो सके या उसे रद्द किया जा सके। It incorporates peer review and replication to ensure the validity and reliability of findings. इसमें peer review यानी हम मर्तबा अफराद का जायज़ा और नकल शामिल होती है ताकि नताइज की दुरुस्तगी और काबिल एतमाद होने को यकीनी बनाया जा सके। However, some argue that sociology cannot be a science due to the complexity and subjectivity of social phenomena. अगरचे कुछ लोग ये दावा करते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंस नहीं कहा जा सकता क्योंकि समाजी हालात इंतहाई पेचीदा और ज़ाती होते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि जिस तरह हर शख्स का तजर्बा और समाजी सोच मुख्तलिफ होती है, वैसे कोई यूनिवर्सल कानून बनाना मुश्किल है जो साइंस में होता है। Others argue that sociology can be a science if it adheres to scientific methods and principles. दूसरे लोग ये दावा करते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंस कहा जा सकता है अगर ये साइंसी तरीकों और उसूलों की पाबंद रहे। एग्जाम्पल फ्रॉम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की मिसाल, मज़हब और ज़हनी सेहत के दरमियान ताल्लुक़ का साइंसी तरीकों के ज़रिए मुतालिया करना। अगर हम मज़हब और ज़हनी सेहत के दरमियान ताल्लुक़ का साइंसी तरीकों से मुतालिया करें तो ये सोशियोलॉजी की मिसाल है। We would love to hear your thoughts on how we taught. Feel free to leave a comment with any suggestions for improvement. If you enjoyed the lesson, please subscribe to our channel and support us as we continue with the course. Thank you for your time. Allah Hafiz.